हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल तवर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में किस किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों को अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन तीन समकालीन थे और एक भिन्न कौन सा है। पहला ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजीत। इसका राइट उत्तर होगा अपने सी मिलिंद। इसके बारे में अन्य बिंदु देखते हैं अपन। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था तथा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रसेनजीत महाजनपद काल में कौशल का शासक था, जबकि मिलिंद इंडो ग्रीक शासक था। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार अजातशत्रु एवं कौशल नरेश प्रसेनजीत को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए ऑप्शन, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जो जैन धर्म में के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर कहलाए। सी ऑप्शन है प्रथम शतक द्वारा ईसा पूर्व, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी ऑप्शन है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्याख्या देखते हैं अपन। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा रहा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। अकाल के खत्म होने पर जब भद्रबाहु मगध लौटे तो उन्हें दिगंबर कहा गया। स्थलबाहु एवं उनके अनुयायी को सफेद वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्वेतांबर कहा जाने लगा। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थकरों की पूजा आरंभ कर दी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है अपना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर क्या होगा, जिसमें जादुई माया, वशीकरण और जादू टोना के बारे में बताया गया है। इसका राइट उत्तर है अपना सी वाला ऑप्शन, अथर्ववेद में इसका वर्णन है। उत्तर सी। व्याख्या देखते हैं अपन। अथर्ववेद में जादू, माया, वशीकरण एवं तंत्र का विस्तृत विवरण दिया गया है, जबकि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सोम देवता को समर्पित है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का वर्णन है। स्तुति मंत्र आदि ऋग्वेद में वर्णित है, जबकि यजुर्वेद में पूजा की विधि है। युद्ध और यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में है तथा सामवेद में संगीत आदि की जानकारी दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ठीक है, ये कालानुक्रम नहीं है, यहाँ पे कालानुक्रम है। ठीक है, ऑप्शन ए शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। बी ऑप्शन रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। सी ऑप्शन है रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, या डी ऑप्शन है शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाला। ठीक है, व्याख्या। शंकराचार्य सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन कर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की पर जोर दिया। शंकराचार्य के बाद दक्षिण में अलवर और नयनार ने भक्ति के सिद्धांत को फैलाया। रामानुज 11वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैताद्वैत के संस्थापक थे तथा माधव 1199 ईस्वी से 1278 ईस्वी में यह एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधव। और रामानंद 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रामानुज पंथ के अनुयायी थे। दादू 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी में करीब कबीर के शिष्य निर्गुण पंथी के सदस्य दादू पंथी और निफक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है, गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक एवं ग्रंथ की रचना की थी। चैतन्य 1886 ईस्वी से 1533 ईस्वी में गोसाई संघ की स्थापना की थी। संकीर्तन प्रथा का जन्म इन्होंने किया था। अचित्य भेदवाद नामक दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक भी चैतन्य ही थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पहला, चीनी तीर्थ यात्री फाई यान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। कथन है दूसरा, चीनी यात्री हेन सांग हर्ष से मिला और उन्हें बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अपना डी वाला, क्योंकि चीनी यात्री फाइयान कनिष्क के समय में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तथा चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। 630 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था, किंतु इसने बौद्ध धर्म का विरोध पाया। ये पॉइंट गलत है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। चीनी यात्री 399 ईस्वी से 444 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, अतः प्रश्न विकल्प गलत है। चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने करीब 630 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत की धरती पर पदार्पण किया। उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन था। हर्ष के विषय में हेन सांग ने से विस्तृत जानकारी मिलती है। हेन सांग ने हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म का प्रतिरोध नहीं पाया, इसीलिए दूसरा पॉइंट गलत है। इसलिए उपरोक्त में से दोनों सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है अपना 6, टॉपिक मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब अपन मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजामशाही का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन ए है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया। ऑप्शन नंबर बी है, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। सी ऑप्शन है, फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजधानी छीन ली। डी ऑप्शन है, 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिसर में मुगलों से की सेना द्वारा मारा गया। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। निजाम शाह वंश के मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में स्वतंत्र अहमदनगर राज्य की स्थापना की थी तथा 1494 ईस्वी में अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया। 1490 ईस्वी में तो अहमदनगर राज्य की स्थापना की तथा 1494 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी बनाया। 1510 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस वंश के अन्य शासक बुरहान निजाम प्रथम, हुसैन निजाम प्रथम, निजाम शाह प्रथम, मुर्तजा निजाम शाह प्रथम और हुसैन निजाम तृतीय है।
ठीक है। अंतिम रूप से मुगल सम्राट शाहजहां ने 1636 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर को अंतिम रूप से शाहजहां ने 1636 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार इसका अंत हो गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन शाह तुगलक द्वितीय, सी नासिरुद्दीन महमूद, या डी नसरत शाह। इसका सही उत्तर है अपने ऑप्शन सी वाला। ठीक है। तुगलक वंश का कार्यकाल था 1320 ईस्वी से लगाकर 1398 ईस्वी तक। संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था गयासुद्दीन तुगलक, तथा इसकी मृत्यु बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ, तथा पुनः राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर ही वसूली की थी। ठीक है। जिसमें खम्स, खराज, जजिया और जकात। जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 300 नए नगरों की स्थापना की, तथा खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली में स्थापित करवाया था। इसने सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के समय में थी, 1,80,000। ठीक है। इसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसी के काल में मलिक सरवर ने मलिक उस सर्क की उपाधि धारण की थी, तथा 1398 ईस्वी में इसी के समय में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद इस युद्ध में पराजित होकर गुजरात भाग गया था, तथा 1413 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन 8वें नंबर पर। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पहला नंबर, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। कथन बी है, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 और 2। इसका सही उत्तर है अपने बी वाला, क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने ही सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, तथा गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, और गुरु अंगद ने इसकी नियुक्ति की थी। मतलब कि गुरुमुखी की लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने। इसके बारे में अपन नीचे देखते हैं और ज़्यादा डिटेल। सिख गुरु अंगद 1538 से 1552 ईस्वी ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, तथा गुरु तेग बहादुर ने बंदा बहादुर को सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। सिखों के गुरु के क्रम से देखिए अपने नीचे, इनको क्रम से क्रमांक, नाम, इनकी जन्म तिथि, गुरु बनने की तिथि, निर्वाण तिथि और आयु। प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, द्वितीय गुरु अंगद देव, तृतीय गुरु अमरदास, चतुर्थ गुरु रामदास, पंचम गुरु अर्जुन देव, फिर छठे नंबर के गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें नंबर गुरु हर राय, 8वें नंबर पर गुरु हर किशन, फिर गुरु तेग बहादुर सिंह, और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सबसे कम उम्र के गुरु थे गुरु हर किशन, जो कि 7
वर्ष की आयु ही थी उनकी। ठीक है, इनको याद करने की एक ट्रिक है, नीचे लिख रखी है इसमें। नानक अंगदान करके अमर हो गए और राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। ठीक है, इससे अपन याद रख सकते हैं, नानक से गुरु नानक देव अंगदान करके गुरु अंगद देव अमर हो गए, अमरदास तथा रामदास, फिर उसके बाद अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, फिर गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर सिंह, फिर गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार अपन 10 गुरु के याद नाम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने 9 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, नरसिंह सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। कथन दूसरा है, वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया। कथन तीसरा है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। कथन चौथा है, कृष्णदेव राज ने के उत्तरावर्ती उनके पुत्र अच्युत राय थे। ठीक है, कथन नंबर ए ऑप्शन है 1, 2 और 3, बी ऑप्शन 2, 3 और 4, सी ऑप्शन 1 और 4, डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसका राइट उत्तर होगा डी वाला। ठीक है, अपन यहाँ डिटेल देखते हैं इसकी। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष को हराकर 1485 ईस्वी में नरसिंह सुलू ने सुलू वंश की स्थापना की, जो प्रथम बलापहार कहलाता है। ठीक है, 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू वंश के शासक को गद्दी से उतारकर तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश से इस तरह का सत्ता हथियाने को द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का छोटा भाई था। विजयनगर के राज सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक 8 अगस्त 1509 ईस्वी को हुआ। कृष्णदेव राय ने अपना छोटा भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ठीक है, अपन यहां देखते हैं कि सुलु वंश की स्थापना नरसिंहा ने की थी और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंहा ने की थी। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 10वां। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक है, ए ऑप्शन है, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। बी ऑप्शन, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सी ऑप्शन है, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। डी ऑप्शन है, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। इसका सही उत्तर होगा सी वाला। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह गद्दी पर कब्जा करने में सफल रहा। इसमें जजिया कर को समाप्त किया। अजमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि धारण की। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। इसे आगरा के निकट 10 जनवरी 1713 ईस्वी को अजीम उस शाह के पुत्र फर्रुख शेर जो कि इसका भतीजा था, उसने पराजित किया था। फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से जहांदार शाह को मारकर सिंहासन पर कब्जा किया था। तो इसका भतीजा कौन था? फर्रुख शेर। उसने इसको पराजित किया था। किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं और अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से। ठीक है, अगला टॉपिक है अपने आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का में 11वां क्वेश्चन है अपना। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध या प्लासी का युद्ध।
ऑप्शन बी है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। सी ऑप्शन है वांडीवास, प्लासी, अंबर, बक्सर का युद्ध। डी ऑप्शन है अंबर, वांडीवास, बक्सर या प्लासी का युद्ध। इसका सही उत्तर है अपने बी वाला, क्योंकि पहले अंबर का युद्ध हुआ था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अंबर से पानी आया और वेस्ट पानी को बक्से में डाला। इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि अंबर से पानी आया, यानी कि अंबर का युद्ध, पानी आया से प्लासी का युद्ध, वेस्ट पानी से वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध बक्से में डाला, यानी कि बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसका उत्तर बी राइट है। इसकी अन्य बिंदु देखते हैं अपन। अंबर का युद्ध कर्नाटक के पास 1749 ईस्वी में अनुरुद्दीन और फ्रेंच सेनानियों के बीच में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेना और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना, जिसका प्रतिनिधित्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और मीर कासिम के बीच में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 12वां। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। कथन है दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पहला व दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा व तीसरा, ऑप्शन सी है पहला व तीसरा, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा व तीसरा। इसका सही उत्तर है अपने ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। इसको आप याद रखना, सर एलिजा इम्पे प्रथम यो मुख्य न्यायाधीश थे। तथा तीसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा कथन, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई थी। इसकी अपन व्याख्या देखते हैं, इसलिए ऑप्शन उत्तर बी वाला राइट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया तथा भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई थी तथा 1861 ईस्वी में पुलिस विभाग का गठन किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां। 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी ऑप्शन है आजाद हिंद फौज, सी ऑप्शन है रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या डी ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इसका उत्तर आप सभी को याद होगा। आप कमेंट में अपना उत्तर देते रहें और आप अपना भी मूल्यांकन करते रहे कि कितने ऑप्शन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी वाला राइट है। वर्ष 1939 में महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। कथन दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कथन तीसरा है केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून
बनाया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी ऑप्शन 1 और 2, सी 2 और 3, या डी 1 2 3। ठीक है, इसका राइट उत्तर है बी वाला। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बैथुन कॉलेज की स्थापना करवाई, जिसके वह प्रथम मंत्री थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन नहीं चलाया था। इसलिए ऑप्शन कथन तीसरा गलत है, क्योंकि यह अभियान राजा राममोहन राय ने चलवाया था, जिसकी प्रेरणा से रेगुलेशन 1829 ईस्वी में पारित कर विलियम बेंटिंग ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, इसलिए ये कथन तीसरा वाला क्वेश्चन कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है अपना 15वां। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। उपरोक्त का ब्रिटिश द्वारा उनके सम्मिलित का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 4, सी ऑप्शन 3 2 1, डी वाला ऑप्शन है 3 1 2। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अपने ऑप्शन सी वाला, क्योंकि फिर पहले सतारा, फिर संबलपुर और फिर झांसी को सम्मिलित किया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को उनके व्यपगत सिद्धांतों यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। डलहौजी द्वारा राजसी राज्यों को विलय करने का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: राज्य और वर्ष। सतारा को 1848 ईस्वी में अपने राज्य में विलय किया था। जेतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी में विलय किया था। बगाड़ को 1860 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, करौली को 1855 में, अवध को कुशलनी कुशासन के आरोप में 1856 में इसमें विलय किया था। ठीक है, यहाँ पे कुशासन कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 16वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा उत्तर है जो सही नहीं है? ठीक है, ये ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स 1848 ईस्वी, डलहौजी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, कर्जन हिल्बर्ट बिल 1883-84, रिपन। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इसका उत्तर आप अवश्य कमेंट में दें। और आपके पास में जितनी भी जानकारी है इस प्रश्न के बारे में वो आप पूरी अधिक से अधिक जानकारी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद दोस्तों।